हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीके और करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, और ये हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So 10th schedule was inserted in the 42nd Amendment Act, which lays down by the process. फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज फाइनल। और थर्ड है, द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स आर इन फेवर ऑफ द मर्जर। तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लें। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, दिस इज राइट आंसर 1, 2 एंड 3। देखें कैसे। तो आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है आपको? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? 42nd नहीं है फ्रेंड्स, इट इज 52nd अमेंडमेंट। ये जो है इट इज 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये आता है। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज फाइनल। इट इज रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट ने तो इन द ईयर 1993 में केस हुआ था कि होतो हिलोहोम वर्सेस जचिलू केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट टेक्स अवे द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये इसलिए जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ले रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फाइनल। ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। और थर्ड है, द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी। इसका ये 1/3 नहीं है, इट इज 2/3। ठीक है, इट इज टू, इफ 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स आर इन फेवर ऑफ द मर्जर। जैसे कि आपने देखा होगा गोवा में हुआ था। गोवा में बीजेपी जो 15 कांग्रेस के एमएलए थे उसमें से 10 ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। तो इसलिए वो केस जो है इसमें नहीं आया था। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इट इज consider the following statements regarding national population register. First option है, it is mandatory for every usual resident of India to register in the NPR. Second is, a usual resident is defined as a person who has resided in a local area for laws for the past 6 years or more, or a person who intends to reside in that area for next years or more. Or third is, NPR is undertaken under the provisions of the Citizenship Act 1955. तो चलिए हम इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो राइट आंसर इज 1 and 3 ओनली। बी ऑप्शन इज राइट, 1 and 3 ओनली। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट जो है, ये तो मैंडेटरी है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में हर एक को करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट गलत कैसे है, ये जो 6 इयर्स है, ये जो आप देख रहे हैं 6 इयर्स, इट इज नॉट 6 इयर्स नहीं है, इट इज 6 मंथ्स। ठीक है, जो भी कोई 6 महीने से रह रहा है इंडिया में या 6 महीने और रहने वाला है, तो उसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में रजिस्टर करना जरूरी है। ठीक है, तो थर्ड अगर हम बात करें, द एनपीआर इज अंडरटेकन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये सही है। तो इसमें एनआरसी भी एक है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एनआरसी क्या है, एनपीआर और एनआरसी में डिफरेंस क्या है। एनपीआर आ गया सिंपली कि ये एक पॉपुलेशन रजिस्टर है, जो भी बंदा 6 महीने से रह रहा है जहाँ और रहने वाला है 6 महीने, तो उसको एनपीआर में कवर किया जाएगा। ठीक है, बट एनआरसी में सिर्फ सिटीजन्स को इंक्लूड किया जाएगा। एनपीआर में चाहे सिटीजन है चाहे नहीं है, उसे इंक्लूड किया जाएगा, बट एनआरसी में ओनली सिटीजन्स को इंक्लूड किया जाएगा। और जो इन्हें लगेगा कि सिटीजन्स नहीं है और इलीगली इंडिया में रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। लॉ कमीशन के बारे में बात करता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एवरी 5 years, and law commission shall sure to undertake the search in law and review of existing laws in India. तो ये फ्रेंड्स स्टेटमेंट, इसका आंसर जो है इट इज 1 and 2। ठीक है,
चलिए देखते हैं कैसे, 1 और 2। इसने इनकरेक्ट पूछा हुआ, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज नॉट a statutory body, ठीक है फ्रेंड्स, इट इज neither a constitutional body neither nor a statutory body, ठीक है, बट इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये क्या है, इट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट गलत कैसे है, द कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years, गलत है, इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 years, ठीक है, इट इज 3 years नॉट 5 years, ठीक है, तो ये भी गलत आ गई। और थर्ड जो है, लॉ कमीशन शैल श्योर टू अंडरटेक रिसर्च इन लॉ एंड रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया, इट इज राइट, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी, एंड थर्ड इज राइट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बात करता है, ये भी लॉ कमीशन के बारे में बात करता है, ठीक है, सॉरी, identify laws, consider the following statements regarding the functions of the law commission of India. Identify laws which are no longer needed or relevant, can be immediately repealed, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, फ्रेंड्स आप वीडियो को पास करें, अच्छी तरह से पढ़ लें, तो फिर हम देखते हैं इसका राइट आंसर जो है, फिफ्थ का राइट आंसर इज डी, ठीक है, 1 2 3 4। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, लॉ कमीशन के बारे में, सॉरी, identify the laws which are no longer needed or relevant and can be immediately repealed, ये सही है। Suggest such legislation as might be necessary to implement the directive principles and to attain the objective set out in the preamble of the constitution। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अटेन करने के लिए कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ती है तो वो अमेंडमेंट भी ये सजेस्ट कर सकते हैं, कोई नया लॉ बनाना है तो वो सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो third, consider the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the government through Ministry of Law and Justice, ठीक है, तो ये भी सही है। Take all such measures as may be necessary to harness law and the legal process in the service of the poor, ये भी सही है, तो चारों स्टेटमेंट सही है। चलिए फिफ्थ देख लेते हैं हम, consider the following statements regarding appointment of Supreme Court judges। तो फिफ्थ क्वेश्चन बात करते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है, इट इज 1 ओनली, ठीक है, फर्स्ट। चलिए देखते हैं कैसे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किस सही है, ठीक, इट इज राइट। Second, whenever there is any doubt about the senior most judges to hold the office of the Chief Justice of India, the matter is decided by the Parliament. Friends, ये गलत है, ठीक है, it is not decided by the Parliament. और थर्ड है, फॉर अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट लाइन्स, ये भी गलत है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। और इसमें अगर बात करूं कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है और इसका अंडर आर्टिकल किस आर्टिकल में होती है, तो दैट इज अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्लास टू सॉरी क्लास 2 आर्टिकल 124, ठीक है, 124 के अंतर्गत इसकी अपॉइंटमेंट होती है। और जनरली ये है कि एक कन्वेंशन है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ही वो सीजीआई बनाया जाता है। अगर हम इसके एक्सेप्शन के बारे में बात करें तो जब इंदिरा गांधी जी के टाइम एएन रे जो थे उनके ऊपर 3 जजेस थे, ठीक है, तो वो जूनियर थे उनसे, तो उनको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो वो एक एक्सेप्शन अगर हम छोड़ दें तो अदरवाइज जो है सीनियर मोस्ट जज को ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है, ठीक है। और अगर जब वो पोस्ट वैकेंट होती है तो उस दौरान जो होता है एक्टिंग सीजीआई बनाते हैं, वो बनाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 126, ठीक है, आर्टिकल 126 एक्टिंग चीफ सीजीआई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो सीमर आइलैंड रिसेंटली जो न्यूज में था वो कहां पर लोकेटेड है, ठीक है, सीमर आइलैंड बताएं
ग्रीनलैंड, सुमात्रा, मेडागास्कर या एंटार्क्टिका। तो ये फ्रेंड्स एंटार्क्टिका में, ठीक है, एंटार्क्टिका में लोकेटेड है। तो राइट आंसर इज डी, एंटार्क्टिका। सिमर आइलैंड इज लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका के में हमारे जो है 3 हमारे स्टेशन हैं, वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज कौन कौन से? एक जो परमानेंट अभी फंक्शनल है वो तो भारतीय है, ठीक है। भारतीय इज ए परमानेंट आर्कटिक रिसर्च सेंटर स्टेशन कमीशन बाय इंडिया। इट इज द थर्ड रिसर्च सेंटर, ठीक है, थर्ड रिसर्च सेंटर एंड रिसर्च स्टेशन, एंड 2 अदर आर मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। और दक्षिण गंगोत्री को अभी जो है यूज करते हैं, पुराना हो चुका है, एंड इट इज यूज्ड एज ए सप्लाई बेस, ठीक है। तो 3 है हमारे कौन कौन से? भारती, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7। कतर इज अ कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न एशिया। कतर शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद। इसका आंसर देंगे आप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरेबिया, ठीक है। कतर, सऊदी सऊदी अरब, कतर इज ए कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न एशिया। तो इसका लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है कतर? सऊदी अरेबिया के साथ। तो सऊदी अरेबिया की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है, कैपिटल इज, सॉरी, तो एट क्वेश्चन हम देख लें। कंट्रीज बॉर्डरिंग इराक और सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान एंड इजराइल। तो इसमें इजराइल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सऊदी अरेबिया इराक के साथ जो बॉर्डर बॉर्डर है, किन किन का टच होता है? सऊदी अरेबिया का टच होता है, तुर्की का होता है, ईरान का होता है। ऑफ कोर्स इसमें इजराइल नहीं है। और इसमें सीरिया है, ठीक है, सीरिया के साथ टच होता है हमारा, सॉरी, सऊदी अरेबिया का बॉर्डर, और कुवैत के साथ भी टच होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और सेकंड अगर बात करें तो इराक कनेक्ट्स टू पर्शियन गल्फ, ये सही है। द टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर रन थ्रू इराक, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, सी पार्ट 2 एंड 3, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। Consider the following statements regarding Strait of Hormuz. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज ए स्ट्रेट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, सही है जी। इट प्रोवाइड्स द ओनली सी पैसेज फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द ओपन ओशन, इट इज आल्सो राइट, ठीक है। एंड थर्ड इज इट लाइज बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इज ए पार्ट 1 एंड 2। चलिए देखते हैं जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, ये कहाँ पर है? बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। और सेकंड भी आपको स्टेटमेंट सही है। अब थर्ड ये गलत कैसे है स्टेटमेंट, इसके बाद तो ये थर्ड ऑप्शन जो है इट लाइज बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, ये गलत है। इट लाइज बिटवीन यूएई एंड ईरान, ठीक है। यूएई कैपिटल अबू धाबी है, ईरान की कैपिटल तेहरान है, ठीक है। यूएई की जो करेंसी है दैट इज दिरहम, और ईरान की करेंसी जो है ईरानियन रियाल, ठीक है। तो अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की जो नॉर्थ में है फ्रेंड्स, ऊपर जो है ईरान के ऊपर क्या है? कैस्पियन सी है, और नीचे साउथ में जो है अरेबियन सी है। इसको आप एक बार मैप पे जरूर देख लें, ठीक है। और कंट्रीज बॉर्डरिंग कैस्पियन सी, कौन कौन सी कंट्रीज इसके बॉर्डर में कर रही हैं, कौन कौन सी बॉर्डर फॉर्म कर रही हैं, ये आप जरूर देखें। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी में। तो अगर मैं ऐसे आपको बताना चाहूँ तो कैस्पियन सी के अगर हम नॉर्थ से साउथ देखें तो इधर आपके लेफ्ट साइड पे आ जाती है अजरबैजान आती है, ठीक है। अजरबैजान, फिर रशिया है ऊपर, फिर साइड पे कजाकिस्तान है, ठीक है। उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान है, और उसके नीचे जो है सबसे नीचे है ईरान है, ठीक है। तो ये कैस्पियन सी को बॉर्डर करती है कंट्रीज, ये आप एक बार मैप पे जरूर देख लें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में कौन सी रिवर्स फ्लो करती है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी, दिस इज 1 एंड 3, 1 एंड 3। चलिए सेकंड तो नहीं है, वोल्गा रिवर है, ठीक है। वोल्गा रिवर कहां से निकलती है फ्रेंड्स? इट इज राइजिंग इन द वाल्डाई हिल्स, ठीक है। वाल्डाई हिल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ मॉस्को, रशिया से निकलती है ये कहां से निकलती है? रशिया से, ठीक है। वोल्गा रिवर रशिया से निकलती है, और ये यूरोप की लार्जेस्ट रिवर भी है, ठीक है। इट इज आल्सो यूरोप्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज एंड ड्रेनेज बेसिन, वोल्गा रिवर। और यूराल रिवर की अगर हम बात करें
तो इट ओरिजिनेट्स इन द साउदर्न यूराल माउंटेन्स, ठीक है, साउदर्न यूराल माउंटेन से निकलती है एंड डिस्चार्जेस इनटू द कैस्पियन सी। कहाँ फ्लो करती है, डिस्चार्ज करती है अपना वाटर कैस्पियन सी में, ठीक है, पासेस थ्रू कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में से ही पास होती है, ठीक, यूराल रिवर। और इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप, ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, आफ्टर द वोल्गा एंड द डेन्यूब। डेन्यूब इज सेकंड लार्जेस्ट, after the Volga and Danube. Sorry, Danube is not second largest, and the 18th largest river in Asia, और ये Ural river जो है 18th largest river Asia। तो right answer is first and third, Volga and Ural। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपको किसी और टॉपिक और वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और 10 MCQs की। तब तक के लिए शुक्रिया आपको, आपने मेरी वीडियो वॉच की। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।